आपको बताऊंगा विजय आगे की कहानी, वो क्या कहलाएगा देखो, तो आप उसे कहोगे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाएगा। एक बार उसको भी लिख लेते हैं जल्दी से, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो लिखेंगे अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। इट ट्रांसफर ऑन कंज्यूमर, क्योंकि हमेशा कोई ग्राहक होगा जो कोई सामान खरीदेगा तो उसके बदले टैक्स भी देगा। देखो कई सारी चीजों में टैक्स अलग से जोड़ा जाता है बाद में, और कई चीजों में क्या होता है कि टैक्स जो एमआरपी में जुड़ा होता है। बात एक ही है दोनों तरह से, अगर ऑलरेडी जुड़ा हुआ हो या बाद में जोड़ा जाए, देना लेकिन ग्राहक को ही पड़ेगा, याद रखना। अच्छा, ये हमेशा गुड्स या सर्विस पर लगेंगे। कोई भी वस्तु या सेवा होगी तो उसमें जीएसटी होगा। जैसे कि आप कोई भी सामान लेकर आते हैं बाजार से, उसमें अभी आपने सर्विस की मैं बात करूं आपसे, आपने यहां पर जैसे कि आपने एडमिशन लिया यहाँ पर कोचिंग करने के लिए, तो आप क्या कहोगे भाई, यहाँ पर आपने इस पैसों में भी जीएसटी दिया है। देखो ध्यान से, आपकी स्लिप में लिखा होगा कि इतना अमाउंट जीएसटी का होगा। तो आपसे जो हमने जीएसटी लिया है, ध्यान से समझना, आपसे जो जीएसटी का पैसा हमने लिया है, कैरियरविल ने लिया है, ये तो सीधा सीधा सरकार के पास जाएगा, ये सीधा सरकार के पास जाएगा। लेकिन उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट अलग से होगा, उसका कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी अलग भरेगी, और उसके बाद जो मुझे मिलेगा इसमें से, उसका मैं इनकम टैक्स अलग से भरूंगा। तो मैं जो भरूंगा वो इनकम टैक्स, कंपनी जो भरेगी कॉर्पोरेट, और आपसे जो लिया है वो देना पड़ेगा हमें, कंपनी सरकार को वो जीएसटी का अलग होगा। तो हर इतने सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं। अब देखिएगा इसको कौन लेता है, सीबीआईसी लेता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। संजय बिल्कुल होगी भाई, क्योंकि रेगुलर को अपडेट होता है, शेड्यूल चेंज होता रहता है, कभी हिस्ट्री है, कभी पॉलिटी है, कभी ज्योग्राफी है, क्योंकि ऑब्वियस सारे इस क्लास एक दिन में नहीं हो सकती। तो जब एक एक सिलेबस पूरा होता है, दूसरे टीचर का नंबर जल्दी जल्दी आता रहता है। ठीक है भाई, तो इसी वजह से तो ये कौन लेता है, सीबीआईसी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के नाम से। ये कीमत को अफेक्ट करते हैं, याद रखिएगा, ये वस्तु की कीमत को प्रभावित करते हैं। जैसे कि जीएसटी होता है, कस्टम ड्यूटी होता है, एक्साइज ड्यूटी होता है, सेल्स टैक्स होता है, वैट नाम से था समझना भी, सर्विस टैक्स होता है, ऑक्ट्रोई है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, ये सारे टैक्सेस हो जाएगा दिव्यांशु। ये सारे टैक्सेस जो होंगे ये इनडायरेक्ट नेचर के होंगे, बिल्कुल होगा दिव्यांशु। चलिए भाई, तो इन्हें इनडायरेक्ट कहा जाता है। डन टू का कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से, हो जाएगा भाई आकाश, कोई दिक्कत नहीं है भाई। दिव्यांशु और आकाश डन करे जल्दी से। बहुत ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लास पर फोकस बना के चलिए, बाकी सब बातें बाद में करेंगे। जल्दी से डन टू का कमेंट कर दीजिए भाई। चलिएगा भाई, प्लीज दोबारा से मैंने बताया, प्रिंस आप थोड़ा सा वेट करेंगे। ये ऑक्ट्रोई क्या होती है, अभी मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूं, थोड़ा सा वेट करेंगे प्रिंस और एवरीवन। तो अभी हमें ये पता है कि जितने अगर डायरेक्ट होंगे तो सीबीडीटी लेगा, इनडायरेक्ट होंगे तो सीबीआईसी लेगा। सुधीर और बाकी सभी लोग, अंशु मुझे पता है आपके डाउट क्या आ रहे हैं, चलिए ऑक्ट्रोई क्या होता है मैं समझाता हूं। अभी लिखिएगा नहीं, जब लिखने का टाइम होगा तब मैं बात करूंगा। अच्छा ध्यान से समझना, बड़ी बात समझना। देखो जब आप किसी शहर में एंटर करते हो, बात समझो, जब आप किसी शहर में एंटर करते हो तो उस शहर में एंटर करने पर अगर आप कमर्शियली कोई सामान लेकर जाते हो, जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, दिल्ली के बिल्कुल पास में उत्तर प्रदेश है,
अब उत्तर प्रदेश में अगर आप कोई सामान गाजियाबाद में है और सामान को आप उत्तर प्रदेश के दूसरे शहर मेरठ में लेकर जाते हैं, या फिर गाजियाबाद से कोई सामान आप यूपी के हापुड़ शहर में लेकर जाते हैं या फिर बागपत में लेकर जाते हैं, तो जनरली तौर पर क्या करना होगा? जब आप उस शहर में एंटर करते हैं तो शहर में एंट्री करने से पहले बेसिकली वहां पर एक चुंगी बनी होती थी, और उस चुंगी का मतलब, उस टैक्स का मतलब ये था कि आपको वहां पर एंटर करने के लिए वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, वहां की नगर पालिका को, नगर परिषद को आपको कुछ टैक्स देना होता है, तब आप उस शहर के अंदर सामान को कमर्शियली ले जा सकते हो। और बेसिकली उस जगह को चुंगी नाका बोला जाता है, यानी इस नाका है, यहाँ ये वो जगह है, इससे आगे अगर आपको जाना है तो टैक्स पे करना होगा। ये चुंगी के नाम से हुआ करता था। 2017 में जब जीएसटी लाया गया था, बहुत ध्यान से सुनना, जब 2017 में जीएसटी लाया गया उससे पहले तक ये चुंगी लगा करती थी, लेकिन अब 2017 में जीएसटी आने के बाद क्या है, आप अगर सामान को जीएसटी के बिल के साथ खरीदते हैं तो फिर आप उसे किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में लेकर जाओ, आपसे कोई दोबारा टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो चुंगी के नाम से आप देखो आपके आसपास की रेगुलर जगहों पर, ठीक है, तो वहां पर आपको चुंगी के नाम से एक पर्टिकुलर जगह मिल जाएगी। हर शहर में ऐसी जगह होती है, बात समझ पा रहे हैं? तो वहां पर आपको जो टैक्स देना था वो चुंगी था, लेकिन ये इनडायरेक्ट होता था क्योंकि उस सामान के अंदर आपको जोड़ना पड़ता था। इसी तरह से अगर आप देखो ध्यान से, एक आपके पास वैट होता था। वैट क्या है? जब हम कोई भी सामान खरीदते, मान लीजिए ये सामान खरीदते थे मार्कर, अगर हम कोई भी कंप्यूटर खरीदते हैं, अगर हम कोई भी कैमरा खरीदते हैं, हम कोई भी एसी खरीदते हैं, कोई भी गुड्स खरीदा करते थे, जब जीएसटी नहीं था 2017 से पहले, तो उस समय उसके बिल के अंदर हमें 4, 5, 6% का वैट देना था। वैट लगता था किसी सामान को खरीदने पर, और सर्विस टैक्स लगता था किसी सेवा को खरीदने पर। लेकिन अब जीएसटी आ गया है तो अब आपको गुड्स पर वैट नहीं देना, जीएसटी देना है। अब आपको सर्विस पर सर्विस टैक्स नहीं देना, जीएसटी देना है। अब आपको ऑक्ट्रोई नहीं देना क्योंकि आप ऑलरेडी जीएसटी दे चुके हो। इसीलिए आप कहोगे कि जीएसटी यहां पर, तो बात समझ में आ रही है? जीएसटी लगेगा, लेकिन वो जगह का नाम जो चुंगी है वो पर्टिकुलर जगह का नाम रहेगा, उस जगह को नहीं खत्म किया गया, वो जगह फेमस हो गई है, लेकिन चुंगी नाम के टैक्स को पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। ये बात आपको समझनी है, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना। बिल्कुल मैं आपको समझाकर चलूंगा, एक एक बात बताऊंगा, पहले मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। तो आपने समझा कि टैक्स दो प्रकार के हैं सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताइए कि भारत का इनकम टैक्स कैसा, बहुत ध्यान से सुनना, तो आप कहोगे कि भारत का इनकम टैक्स तो डायरेक्ट नेचर का है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भारत का इनकम टैक्स कैसा है, देखो ध्यान से, और मैं ऑप्शन आपको दूं, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव है, डायरेक्ट एंड रिग्रेसिव है, पहले बात समझना, डायरेक्ट और प्रोग्रेसिव है, डायरेक्ट और रिग्रेसिव है, या डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल है, या मैं आपसे कहूं कि डायरेक्ट के साथ कोई भी नहीं है इसमें, या मैं आपसे कहूं वो इनडायरेक्ट नेचर का है। तो आपको ये तो पता चल गया कि सर इनकम टैक्स भारत में जो लगता है वो डायरेक्ट नेचर का होता है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा हमें कि डायरेक्ट के साथ प्रोग्रेसिव लगाए, डायरेक्ट के साथ रिग्रेसिव, या डायरेक्ट के साथ प्रोपोर्शनल, ये कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। जब हम कोई भी टैक्स इंपोज करते हैं किसी भी देश के अंदर, तो देश में टैक्स लगाने के तीन तरीके होते हैं, तीन तरीकों से टैक्स लगाया जाता है। पहला तरीका यह है, किसी देश में अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि किसी देश में लोगों की इनकम अगर बढ़ जाती है, समझना बात को, अगर किसी देश में लोगों की इनकम बढ़ती जाती है और इनकम के बढ़ने की वजह से उस देश के अंदर टैक्स के रेट को भी बढ़ा दिया जाता है। अगर ऐसा हो किसी देश में कि ज्यादा इनकम वालों से ज्यादा परसेंट टैक्स लिया जाए, कम इनकम वालों से कम परसेंट टैक्स लिया जाए, जैसे कि हमारे भारत में होता है। अगर कोई 3 लाख कमाता है तो उसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाता, अगर कोई 3 लाख से ज्यादा कमाता है तो 5%, कोई 6 लाख के ऊपर कमाता है तो फिर 10 कर दिया जाता है, कोई 9 लाख के ऊपर कमाता है तो 15 कर दिया जाता है, और कोई 15 लाख के ऊपर कमाता है तो 30 कर दिया जाता है। यानी जितना अमीर भारत में होगा उतना टैक्स का बर्डन परसेंटेज उतनी ज्यादा होगी। लेकिन अगर अमेरिका में देखा जाए, यूरोप में देखा जाए, तो वहां पे ये होता है कि वहां के लोग क्या करते हैं कि सरकारें, जब कोई इंसान ज्यादा कमाता है, जब कोई इनकम ज्यादा कमाता है व्यक्ति, तो वहां की सरकार उसके टैक्स के रेट को क्या करती है, कम कर देती है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई इंसान मान लीजिए 5 लाख कमाता है और उसमें 10% है,
तो इंडिया में 5 लाख से ऊपर वो 10 की जगह 12 कर देंगे, 15 कर देंगे। अमेरिका में उल्टा हो जाएगा इसका। अगर कोई 5 लाख कमाने वाले पे 10 लगता है तो 5 लाख से ज्यादा वाले पर वो 8 कर देंगे, 6 कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहां का रूल ये है कि जब इनकम बढ़ती है वो रेट को कम कर देते हैं। बात समझना। लेकिन नॉर्वे देश में क्या है देखो, नॉर्वे देश में एक रूल है कि आपकी चाहे इनकम कितनी भी हो, ध्यान से समझना बात को, आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो लेकिन आपको एक बराबर परसेंटेज जो है वो टैक्स भरना पड़ेगा, उसमें वो रेट को कम ज्यादा नहीं करेंगे। अब इंडिया में अलग है, अमेरिका में अलग है और नॉर्वे देश में अलग चलता है और इन्हीं के आधार पर इनको नाम दिया जाता है। जैसे अगर इनकम के बढ़ने पर रेट को बढ़ाए तो उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव, अगर इनकम के बढ़ने पर रेट को घटाए तो बोलते हैं रिग्रेसिव, लेकिन अगर आपके पास एक जैसी परसेंटेज चलती है तो उसे बोलते हैं प्रपोर्शन। अब सवाल ये आता है आपके माइंड में कि सर अमेरिका और इंडिया वाले अलग अलग क्यों करते हैं? अमेरिका वाले जो है वो क्या सोचकर करते होंगे, बात समझना ध्यान से। तो अमेरिका ये कहता है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूं, समझना। जैसे अमेरिका में क्या होगा, कोई 1 लाख कमाएगा तो उस पर 10% ही मान लो, और अगर कोई 2 लाख कमाएगा तो उस पर वो 8 कर देंगे। ये कैसा होगा? ये अमेरिका में होगा। इंडिया में कैसा होगा? मान लो एग्जाम्पल कि इंडिया में कोई 1 लाख कमाता है तो 10% है अगर, और अगर कोई 2 लाख कमाएगा तो 12 कर देंगे मान लो। नॉर्वे में कैसा होगा? एग्जाम्पल के लिए अगर कोई 1 लाख कमाएगा तो 10% और 2 लाख कमाएगा तो भी 10%, उसको 10% देना हो। इस तरीके से रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल होते हैं, ध्यान से समझ। अब सवाल ये कि अमेरिका वाले जब ये कहते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, तो उसके पीछे वो रीजन ये देते हैं देखो कि जब हम 1 लाख पर 10% लगाएंगे और 2 लाख पर 8 कर देंगे तो लोग मोटिवेट होंगे ज्यादा कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से समझो तो पहले 1 लाख का 10% कितना बनेगा? आप कहोगे सर 10,000 बनेगा, और 2 लाख का 8% कितना बनेगा? तो आप कहोगे 16,000 बनेगा। बात को समझो। अगर आप ध्यान से देखो तो इंसान अगर ज्यादा कमाएगा तो अमेरिका में भी सरकार को ज्यादा ही मिलेगा। पहले 10,000 मिलते थे, अब 16,000 मिलेंगे, 6,000 ज्यादा मिलेंगे। लेकिन इंसान को सोचेंगे, देखिए वो इंसान ये कहेगा कि मैं जब 1 लाख कमाता हूं तो मुझे 10,000 देना होता है, जब मैं 1 लाख और कमाता हूं यानी टोटल 2 लाख कमाता हूं तो मुझे 6,000 और देना होता है। पहले 1 लाख का 10,000 देता हूं मैं, और दूसरे 1 लाख जो कमाता हूं तो उसके 6,000 देता हूं। तो मैं ज्यादा कमाऊंगा तो मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा, तो इससे वो ज्यादा कमाने को मोटिवेट होगा, सरकार के हिस्से में ज्यादा ही आएगा और वो इंसान ब्लैक मनी नहीं करेगा। भाई ब्लैक मनी क्या होती है? आप सोचो पहले कि जिस इंसान इनकम पर कमाए और उस पर टैक्स ना जमा करे। जब इंसान पैसा कमाए और उस पर टैक्स जमा ना करे वो ब्लैक मनी होती है। वो ब्लैक मनी क्यों करता है इंसान? क्योंकि उसको लगता है कि मेरी इनकम पर सब कुछ सरकार ले लेती है, मुझे क्या मिलेगा, वो ब्लैक मनी करने लगता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता, बात समझना। तो अमेरिका में कहते हैं कि भाई तो सरकार का टैक्स बढ़ेगा, देश की इनकम बढ़ेगी, लोग मोटिवेट भी होंगे और ब्लैक मनी नहीं करेंगे। फिर भारत से पूछा जाता है आप इसे क्यों अपनाते हो, आप ऐसा क्यों करते हो कि अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाते हो, आप क्यों मोटिवेट नहीं करते? इंडिया में क्यों आप ऐसा करते हो कि उससे ब्लैक मनी बनती है? तो उस इंडिया वाले क्या कहते हैं वो सुनना। इंडिया वाले ये कहते हैं कि हमारे देश में 90% लोग जो है वो गरीब और मिडिल क्लास के हैं, हम 90% लोगों से, गरीब और मिडिल क्लास लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स नहीं ले सकते। अब पूरे देश को चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, असमानता है। हमारे यहाँ कोई बहुत गरीब है और कोई बहुत अमीर है, इसलिए हम गरीबों पर टैक्स नहीं लगा सकते। हमें जो भी करना है वो अमीरों से ही करना है, हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी है कि हमें अमीरों से करना है और हमें इस गैप को भी कम करना है। क्यों? अगर हम अमीर पे, गरीब पर कम लगाएंगे और अमीर पे ज्यादा लगाएंगे तो इसके बीच का जो गैप होगा वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसीलिए इंडिया में पूछेगा क्यों लगाते हैं इंडिया वाले प्रोग्रेसिव, आप कहोगे क्योंकि इंडिया में असमानता है, इंडिया में इनइक्वालिटी है, इसलिए इंडिया वालों को ये टैक्स अपनाना पड़ता है। तो कितने टैक्स होते हैं जल्दी बताओ मुझे? 3। प्रोग्रेसिव में क्या होगा? इनकम बढ़ने पर रेट बढ़ेगी। रिग्रेसिव में क्या होगा? इनकम के बढ़ने पर रेट कम हो जाएगी। और प्रोपोर्शनल में क्या होगा? आप कहोगे कि जब आपकी टैक्स की रेट सेम रहे, ना बढ़े ना घटे, उसे कहा जाएगा।
बात क्लियर हो गई यहां तक? तो भारत का इनकम टैक्स कैसा होगा? आप कहोगे भारत का इनकम टैक्स होगा डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव नेचर का। चलिए बात समझ में आ गई। अच्छा एक और बात ध्यान से सुनना, फिर मैं लिखवाता भी हूं आपको इस बारे में। अब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लाफर, और ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? आर्थर लाफर। अब जो आर्थर लाफर नाम के व्यक्ति हैं, आर्थर लाफर ने, लिखना भी है क्या ये अभी बताऊंगा मैं, बिल्कुल जब लिखवाना होगा। आर्थर लाफर ने बताया, इन्होंने एक संबंध को बताया। इन्होंने ये कहा जो टैक्स की रेट होती है, टैक्स की रेट यानी जो टैक्स की परसेंटेज होती है और जो टैक्स से होने वाली इनकम होती है, टैक्स रेवेन्यू जो होता है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। पहले लॉजिकली बात समझना। अच्छा प्रियांशु अभी बात करेंगे भाई। अब सरकार देखो ध्यान से, मैं ये कहता हूं आपसे कि हमारी देश की सरकार किसी चीज पर 5% टैक्स लगाती है। क्या समझा रहे हैं बात को? सुना, 5% टैक्स लगाती है सरकार, तो सरकार की इनकम होगी जो भी होगी। अगर सरकार इस 5 को बढ़ा के 10% लगाने लगे, अगर सरकार टैक्स को 5% से 10% कर दे तो क्या होगा? सरकार की इनकम ज्यादा आ जाएगी। अगर सरकार इस 10 को मान लो 20 कर दे तो क्या होगा? सरकार की इनकम और ज्यादा आ जाएगी। भाई सोचो ना, 5 से 10 कर दे तो सरकार का रेवेन्यू क्या होगा? बढ़ेगा। अगर 10 को 20 कर दे तो सरकार का रेवेन्यू क्या होगा? बढ़ेगा। और लगभग अगर मान लो इस 20 को 40 कर दे तो ये कहते हैं कि सरकार का रेवेन्यू अब बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा। ऐसा क्यों कहते हैं ये? क्योंकि इनका ये मानना है, इन्होंने एक रिलेशन समझाया हमें टैक्स की रेट और टैक्स के रेवेन्यू के बीच में, और इनका ये कहना है कि 1% तक, यानी कुछ परसेंट, एक लिमिट तक अगर आप टैक्स लगाते हो तो उतने परसेंट तक तो इंसान खुशी खुशी से पे करेगा, और जब वो खुशी से पे करेगा तो सरकार की इनकम बढ़ेगी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा टैक्स लगा दोगे तो लोग पे करना ही बंद कर देंगे, और पे करने के बंद करने की वजह से क्या होगा कि लोग फिर ईमानदारी से टैक्स देने के बजाय ब्लैक मनी करने लगेंगे। जब उनको लगेगा कि भाई हमारे देश में इतना ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है कि मेरी सारी इनकम टैक्स में जाए, तो वो इंसान गलत रास्ते को चुनेगा, और फिर वो क्या करेगा? किसी ऑफिसर से सेटिंग करके, बातचीत करके, उसके पैसे देकर, उसको करप्शन करके अपने टैक्स को बचाने की कोशिश करेगा, अगर आप रेट बहुत ज्यादा कर दोगे। तो सरकार का मकसद क्या है ये बताओ मुझे? सरकार का मकसद है टैक्स के रेवेन्यू को ज्यादा करना, और उसको ये देखना पड़ेगा कि मेरा रेवेन्यू कितनी रेट पर ज्यादा है, क्योंकि उस रेट से आगे बढ़ गए तो रेवेन्यू गिरने लगेगा। यानी जब इसका कर्व बनाया जाएगा, जब इसका कर्व बनाया जाएगा तो इस तरह से बनेगा। अभी लिखना नहीं है, क्योंकि रेट बढ़ेंगे शुरू शुरू में तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन इतने रेवेन्यू और इस रेट के बाद, इस रेट पर इतना रेवेन्यू होगा सरकार का, लेकिन उससे ज्यादा रेट कर दिए तो फिर रेवेन्यू घटने लगेगा, लोग ब्लैक मनी करेंगे। इस बात को हमारे कौटिल्य ने बहुत अच्छे से समझाया था। कौटिल्य ने यह कहा था, चाणक्य ने, यानी कि एक इंसान की इनकम का 1/6, क्योंकि उस समय परसेंटेज नहीं होता था, 1/6 यानी कि 6 भाग करिए और उसका 1 भाग टैक्स ले लीजिए, 5 भाग उस व्यक्ति को दे दीजिए, वो इंसान खुशी से भरता रहेगा टैक्स को। लेकिन अगर इससे ज्यादा लगाओगे तो वो उसको अत्याचार समझेगा। राम राम भाई, शिवराम। और चलिए, तो आप कहोगे सर ये कर्व क्या कहलाएगा? जो टैक्स के रेट और टैक्स के रेवेन्यू के बीच में संबंध को बताएगा, और वो भी संबंध कैसा होगा? इनवर्स यू शेप का होगा। कैसा संबंध होगा? इनवर्स यू। इनवर्स यू का मतलब ये होता है कि पहले दोनों बढ़ेंगे, फिर एक बढ़ेगा लेकिन दूसरा कम हो जाएगा। ये बात बताई गई उनके द्वारा। पहले बताओ कि बात समझ में आ रही है? लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी क्लास में, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में पेज नहीं भरने आपको, 2-3 पेज भरेंगे एक क्लास में, इससे ज्यादा नहीं। सॉरी। चलिए भाई, तो मैं अब लिखवा रहा हूं बहुत आराम से और पूरी ईमानदारी के साथ। अब आप इसको लिखेंगे भाई। चलिए नोट करिए इसे एक बार जल्दी से।
फिक्स नहीं है, ध्यान रखना। देखो फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि हर देश की परिस्थिति अलग हो सकती है। मतलब सवाल यह है कि सरकार को ढूंढना पड़ेगा कि किस रेट से आगे जाने से उसे नुकसान हो रहा है, बस उसी रेट को बात वहां पर नोट कर लेंगे भाई। चलिए भाई, सूर्या, नीतीश, एवरीवन। तो प्रोग्रेसिव जहां इनकम बढ़ने पर टैक्स की रेट बढ़ती है और इसमें अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगता है, जैसे भारत में हो। रिग्रेसिव जहां इनकम बढ़ने पर रेट कम हो जाती है, उसमें गरीबों पर टैक्स ज्यादा होता है, जैसे यूएस में। प्रोपोर्शनल जहां सब पर बराबर हो, यानी कि जैसे नॉर्वे में होता है। लाफर कर्व क्या बताएगा, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू में संबंध बताएगा, और वे ये इनवर्स यू आकार का बनेगा। ये क्वेश्चन आया था आपके लास्ट क्लास, सूरज सूर्य, ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम के अंदर कि वह कौन सी कर प्रणाली है जिसमें गरीबों की तुलना में अमीरों पर टैक्स बर्डन अधिक होता है, गरीबों से ज्यादा अमीरों पर होता है। तो आपका जवाब होगा प्रोग्रेसिव। लेकिन जब यही सवाल को घुमाकर पूछा गया कि किस कर प्रणाली में अमीरों की तुलना में गरीबों पर टैक्स बर्डन ज्यादा होता है, टैक्स बर्डन इज हाई ऑन पुअर एज कंपेयर टू रिच, तो उसे क्या कहोगे आप, रिग्रेसिव कहोगे।